जिस ज़मीन पर हम बोते हैं या करते हैं उसके अंदर जहर डाल रहे हैं। ये अतिचारी बृहस्पति और ये खंड प्रलय का ये जो 30-40 साल का खंड है, ये जो 2020 से शुरू होता है, आप देखेंगे इसमें इतना हम तत्वों को प्रदूषित कर रहे हैं कि खाने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी और कोई बीमारी बैठ जाएगी लंबी चौड़ी। करेंसी के अंदर भी कोई बदलाव है मैम, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की कि 500 का नोट बंद होने वाला है। तो सबसे धीमी गति का प्लेनेट जब सबसे तेज गति के प्लेनेट पर आता है तो 7.5 हो जाती है। जो युद्ध की स्थितियां पीछे बनी हुई थी, जो प्रेडिक्शन पीछे निकल के आई थी बहुत सारी कि आगे भी युद्ध होंगे, आपकी क्या प्रेडिक्शन निकल के आ रही है? देखिए, मोदी जी तो अपना टर्म नहीं कंप्लीट कर पाएंगे ये वाला। इन 12 राशियों में से जो सबसे ज़्यादा संकट में रहने वाले हैं इस गोचर के अंदर, वो कौन कौन सी राशियाँ हैं? संधि की राशियों में होना। जिन लोगों को ये हेल्थ की प्रॉब्लम जब पकड़ाता है तो संधि बात तो वैसे ही बढ़ा देगा। सोना चांदी की बात सब कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात सब कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी की, पानी की कोई बात ही नहीं कर रहा। भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से है और डिप्लोमेटिक टाइज कुछ इस तरीके से हैं कि आपको बहुत ज्यादा महसूस नहीं हो रहा कि एनर्जी क्राइसिस आप पर आया है। मगर जब आप देखें देश दुनिया में क्या हो रहा है तो एनर्जी क्राइसिस तो है। और आने वाला समय भी जो है वो एनर्जी क्राइसिस लेकर आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स टॉक पर। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मनीषा आहूजा जी, उनके साथ हम जो ये एपिसोड है लेकर चल रहे हैं प्रेडिक्शन के ऊपर, और आज हम करेंगे राशि वाइज प्रेडिक्शन। सो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम, बढ़िया एकदम। सो अभी प्रेडिक्शन का आप हमारे चैनल पर वैसे तो पहली बार आए हैं जी, पहली बार। और मैं चाहता हूँ कि प्रेडिक्शन जो है इसका तरीका जो है वो कैसे होता है, कैसे निकलती है प्रेडिक्शन, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा। देखिए, इसमें जो 12 घर हैं, है ना, जो एक जन्मांग बनाया जाता है, जो कुंडली है उसके 12 घर हैं। हाँ जी। उन 12 घरों को हम देखते हैं कि लॉर्डशिप किसकी है। जैसे मान लीजिए अब आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है? मेरे को नहीं पता है। अच्छा, चलिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। अब मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है। हाँ। जातक मेष लग्न की कुंडली में पैदा हुआ है ना। अब मेष लग्न की कुंडली पे एक तो तरीका ये है कि हम उसकी दशा पहले समझें। वो तब आएगी जब हम जन्मकालीन ग्रहों को समझेंगे। अब हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। अब सबकी एक जैसी कुंडली नहीं है, हर एक की अलग है, हर एक की दशा अलग है ना। अब जब हम प्रेडिक्शंस देते हैं, या जैसे आपने कहा 12 राशियों के बारे में बताइए, तो इस बात को जानिए कि 12 प्रकार के लोग तो नहीं हैं। बहुत तो सारे एक कंडीशंस अप्लाई तो लगेगा इसमें। हाँ। बहुत प्रकार के लोग हैं और हर कुंडली अलग होती है। हम षोडश वर्ग देखते हैं, 16 चार्ट्स बनाते हैं, एक कुंडली नहीं बनाते। तो एक तो जन्म कुंडली बनी, फिर अलग अलग उसके अलग अलग डिग्रीज के चार्ट होते हैं। जैसे हम नवांश बनाएंगे, सप्तांश बनाएंगे, चतुर्विंशांश, सप्तविंशांश, चतुर्शांश, ये सब चार्ट्स अलग अलग बनते हैं ये दिखाने के लिए। षोडश वर्ग 16 चार्ट्स बनते हैं। षोडशांश बनाते हैं हम देखने के लिए, गाड़ी कब लेंगे आप। हाँ, ऐसा माने षोडशांश D16 बनाएंगे, गाड़ी कब लेंगे आप। सप्तविंशांश D27 देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले हैं, गुरुकुल में कुछ नेक्स्ट लेवल फिलॉसफी या कुछ पढ़ने वाले हैं, सप्तविंशांश। द्वादशांश, आपके माता पिता को कोई बीमार तो नहीं हुए, उसको समझने के लिए द्वादशांश। द्रेश कोण, आपके छोटे भाई बहन को समझने के लिए, आपके बड़े भाई बहन। तो अनेक प्रकार के ये वर्ग हैं जो ये बताते हैं। यहाँ से जो आपके जन्मकालीन ग्रह हैं, इस पर हम देखते हैं कि दशा क्या चल रही है आपको दशा कैसे डिसाइड होती है? आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में था जब आप पैदा हुए थे, उस ग्रह से आपकी दशा शुरू होती है। अब वो कितने डिग्री चल चुका है उस हिसाब से दशा भुक्ति मिलेगी आपको। उसके बाद अनेक प्रकार की दशाएं हैं, सिर्फ एक नहीं। विंशोत्री दशा सबसे कॉमन दशा है, मगर विंशोत्री लगती है, अष्टोत्री लगाते हैं, योगिनी लगाते हैं, ये तो पराशरी सिस्टम में है। हाँ। फिर चर दशाओं में भी जयमनी की चर दशा लगती है, जयमनी की स्थिर दशा लगती है, और कंडीशनल दशाएं हैं वो, ये बड़ा एक बहुत लंबा प्रोसेस है इसको करने का। फिर आपको दशा क्या चल रही है, लॉर्डशिप्स क्या है, क्या इवेंट होने वाला है, ये वहाँ से देखा जाता है। अब उपचय स्थानों की दशा चल रही है, त्रिक भावों की
दशा चल रही है, एकादशेष की दशा चल रही है, उसके हिसाब से आपके जीवन को जो दशा है वो दिशा देगी। आप सोचते हैं ना, मुझे आइडिया आया, मैं एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया आया मुझे कि मैं ये नया बिजनेस करता हूँ, हाँ, वो दशा ही आपको ये आइडिया भी दशा ही देती है। देती है आइडिया। और फिर वो सक्सेस या नॉट सो सक्सेसफुल आपके जन्मांक के हिसाब से होता है। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शंस होती हैं, और जैसा कि मैंने कहा, दशा आपको दिशा देती है। तो एक तो हम जैसे देश दुनिया की प्रेडिक्शन निकालते हैं, एक पर्टिकुलर बंदे की हम निकालते हैं प्रेडिक्शन, जैसे कि उसकी शादी कब होगी, ये सब, क्या ये एकदम एक्यूरेट निकल जाता है? हाँ, ये एक्यूरेट निकल जाता है, मगर इसे एक दशा से नहीं देखना चाहिए। किसी भी कुंडली पे जब आप एक ही दशा को लगाते हैं और उस एक दशा से आप प्रिडिक्ट करते हैं, कई बार तो मैंने देखा है कि कुछ लोग तो गोचर से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ये आया, यहाँ पे बैठा, अब ऐसा हो गया। हाँ। मगर ध्यान रखिए कि गोचर जो है ना, जैसे कोरियर सर्विस है ना, अब कोई पैकेट आपके नाम पे भेजेगा तभी तो डिलीवरी बॉय डिलीवर करेगा। जो पैकेट आपके नाम पर भेजेगा, वो जो मंशा है पैकेट आपके नाम पर, वो दशा है। गोचर जो है वो डिलीवरी एजेंट है। हाँ। अब गोचर अपने आप से नहीं कुछ काम कर सकता जब तक दशा उसे निर्देश नहीं देगी। तो सिर्फ गोचर से इवेंट फ्रक्टिफाई नहीं होता, तो उसे दशा मिलनी चाहिए। दशा मिलेगी तो गोचर दशा का साथ देता है और फिर इवेंट को एक्शन में लाता है। तो विवाह की बात बिल्कुल सही बैठती है, मगर सिर्फ मेन कुंडली को नहीं, उसके नवांश को भी देखना चाहिए, वर्षफल को देखना चाहिए, चंद्र लग्न से देखना चाहिए, और कभी भी एक दशा से इवेंट की प्रेडिक्शन नहीं देनी चाहिए। कम से कम 3 दशा लगानी चाहिए। फिर वो एक 3 दशा लगेंगी एक के ऊपर एक, फिर आप कहेंगे हाँ जी ये इवेंट हुआ। है ना? हाँ। अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो आज सुबह सुबह न्यूज़ आई थी, तो मोदी जी ने भाषण दिया कि आप पेट्रोल और जो भी डीजल वगैरह है उनको और सोना भी उनको ना खरीदें, और पेट्रोल डीजल है उनको अगर आपको यूज़ करना है तो थोड़ा सतर्कता से यूज़ करें। तो क्या ये क्राइसिस है? देखिए, क्राइसिस तो है, इस बात को आप जानिए कि एनर्जी क्राइसिस तो इस समय है। अब भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से है और डिप्लोमेटिक टाइज कुछ इस तरीके से हैं कि आपको बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा कि एनर्जी क्राइसिस आप पर आया है। मगर जब आप देखें देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो एनर्जी क्राइसिस तो है, और आने वाला समय भी जो है वो एनर्जी क्राइसिस लेकर आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। मैंने पहले भी कहा और मैं यहाँ कहती हूँ कि बृहस्पति जो हैं वो 2025 से 2032 तक अतिचारी हैं। जब ऐसा होता है तो जैसे फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में, जैसे फास्ट फॉरवर्ड कोर्ट्स होते हैं ना, फटाफट से जस्टिस देते हैं, है ना, वैसे ही बृहस्पति इन 7-8 सालों में फटाफट से जस्टिस देगा। सारे जो पेंडिंग केसेस है ना उनको क्लोज करेगा। अतिचारी बृहस्पति जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कोर्ट का वर्डिक्ट देने के लिए सक्षम है। तो जितने भी केसेस खुले हुए हैं, देश दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, आप देखेंगे ये अतिचारी बृहस्पति धर्म ध्वजा लहराएगा, राइटियसनेस को बढ़ाएगा। महाभारत के युद्ध से पहले भी बृहस्पति अतिचारी था, अभी भी बृहस्पति ये 7 साल अतिचारी है। अच्छा। मगर जब ऐसा होता है तो माया का इन्फ्लुएंस कम होता है, और मैं कहूँगी कि जो सत्व गुण है वो उठता है, माया का इन्फ्लुएंस बैठता है। अब जब ऐसा होता है तो ये जो व्यभिचारी जीवन है, जिसमें आप कहते हैं बहुत लग्जरी, बहुत पैसा उजाड़ना और ऐसे रहना कि जैसे कभी जो देखिए जो प्रकृति ने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास उसने अपने पंच तत्व आपको दे रखे हैं, वो फ्री में देती है। हाँ बिल्कुल, फ्री में आपने उसने आपको, माँ भगवती ने, प्रकृति मतलब माँ भगवती ने फ्री में आपको जल दिया हुआ है, हाँ, वायु दी हुई है, पृथ्वी दी हुई है, हाँ, आकाश दिया, अग्नि दी है, हाँ, फ्री में माँ भगवती ने ये सब दे रखा है, पंच तत्व दे रखे हैं। हाँ, आप इनको इनके साथ अपना जीवन चला सकते हैं, हाँ, है ना, आगे चला सकते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, पानी का पोल्यूशन, वायु तत्व का पोल्यूशन, आप इतना ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, ऐसी माइनिंग कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, वो कोई लेना देना नहीं है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जो वन जीव हैं उनको जगह नहीं रहेगी, घर पे घर बनते जा रहे हैं, हाँ, पानी नहीं होगा, घर पे घर बनाए जा रहे हैं। आप ये मेरी प्रेडिक्शन मैं आपके पॉडकास्ट पे आज कर रही हूँ, आने वाला समय जल की ऐसी कमी होगी कि वाटर रायट्स होंगे, वाटर के ऊपर, जल के ऊपर लड़ाई झगड़े होंगे, कम्युनिटीज लड़ जाएंगी एक दूसरे के साथ, ऐसा वाटर राइटिंग शुरू होगी, क्योंकि हम वैल्यू नहीं कर रहे उस रिसोर्स की जो हमारे पास है। हम ऐसे
लुटा रहे हैं। आप देखिए ये बॉटल्ड कंपनीज जब आनी शुरू हुई है, बिस्लेरी और ये कितनी, तो जितने हमारा जो प्राकृतिक सिस्टम था कुओं का, वो बंद कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, या तो वो बंद कर दिए गए, आपस में जो लोग लड़े उन्होंने दूसरे गांव के कुएं में जाके जहर डाल दिया। आप जब जल तत्व दैविक है, हाँ, जल से जीवन, ये लाइन ही बस लोगों ने बनाई हुई है, मगर ये सत्य है। वरुण देवता, जल दैविक है। आप इसमें पॉइजन डालेंगे, आपकी किसी ग्लैंड में भी पॉइजन डलेगा जो आप बाहर करते हैं। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, आप जानते हैं इस बात को। अब आप बाहर पानी वेस्ट करेंगे ना, आपकी एक अंदर ग्लैंड जो है वो भी एक्स्ट्रा चल जाएगी, थोड़ा सा और हार्मोन दे देगी, थायरॉक्सिन को इम्बैलेंस होगा। जिस तत्व को आप बाहर निरादर करेंगे, जिसका आप बाहर इम्बैलेंस करेंगे, वो शरीर के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, बीमारी होगी। आज आप इस बात को नहीं पहचान रहे हैं, मगर ये जो असंतुलन है तत्वों का, ये आगे जाके प्रॉब्लम कॉज करेगा। आज हम नहीं समझ रहे हैं इस बात को। तो जैसा कि वापस आते पॉइंट पर, वाटर राइट्स तक होंगे इस असंतुलन पर। और मुझे ऐसा लगता है कि उपजाऊ मिट्टी जो है उसके लिए भी, देखिए सेव सॉइल तो कैंपेन चल रही है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो फार्मिंग का है, तो मैंने इस चीज़ को बहुत अंदर से देखा है। मैं कहती हूँ उपजाऊ जमीन बिल्डर्स को दी जा रही है आज। हाँ बिल्कुल, इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन बिल्डर्स को दी जा रही है, और खाना कैसे खाएंगे? जिस जमीन पर हम बोते हैं या करते हैं उसके अंदर जहर डाल रहे हैं, और जहर ज़्यादा डाल रहे हैं, और जिस हिसाब से आ रहा है जो हमारे पास जो यूरिया और जो भी है वो आ रहा है, उसके अंदर भी ज़्यादा मात्रा होती है, तो ये भी खराब है। ये अतिचारी बृहस्पति और ये खंड प्रलय का ये जो 30-40 साल का खंड है, ये जो 2020 से शुरू होता है, आप देखेंगे इसमें इतना हम तत्वों को प्रदूषित कर रहे हैं कि खाने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी और कोई बीमारी बैठ जाएगी लंबी चौड़ी। आप इतना यूरिया डालेंगे, आने वाली नस्ल में क्या तो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी, बॉडी में रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, कमज़ोर पड़ जाएगा। पौधों में भी नहीं है अभी, अब पौधों को खड़ा करने के लिए और डालते हैं उसके अंदर, और फिर और ख़राब हो जाते हैं वो तो। और अब तो आप उपजाऊ ज़मीनों पर बिल्डिंग्स खड़ी हो रही है, वहाँ जब खाने को नहीं रहेगा तो बिल्डिंग में रह के आप क्या करेंगे? हाँ, ये जब हम तत्वों से ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं और हम प्रकृति को बताते हैं कि हम तुमसे ऊपर हैं, तो वो फिर एक ही दिन वो प्रलय लाती है, आपको बता देती है कि ऊपर कौन है। एक मिनट लगता है, एक अर्थक्वेक आया, आपकी वो कहते ना सालों साल जो आपने बिल्डिंग खड़ी करी या जो सालों साल की मेहनत है, एक पल में पत्ता नहीं हिलता। हम कहते हैं महादेव के चाहे बिना पत्ता, और हम प्रकृति को बता रहे नहीं, हम तुमसे भी ऊपर हैं, तो फिर वो एक दिन अब जवाब अच्छा देगी। हाँ बिल्कुल, ये मैंने भी देखा, और कितने मैंने पॉडकास्ट किए, कितने मैंने प्रेडिक्शन पर पॉडकास्ट किया, सोना चांदी की बात सब कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात सब कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी की, पानी की कोई बात ही नहीं कर रहा, और इन्हीं से तो जीवन है सारा जी। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। इसलिए जब हम दैवीय शक्ति की उपासना करते हैं तो हम समझते हैं, देखिए ये पंच तत्व महादेव के अधीन है। अगर हम इन पंच तत्वों में ईश्वरीय सत्ता को जान लें, जो हम समझते हैं ये जो आधार शक्ति है जिस पे आज हम जिस पे बैठे हैं, क्योंकि शरीर इन पंच तत्व, इसका साक्षात्कार कर लेना, आप इसी से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपना एक कनेक्शन बना लेंगे और आपको सत्य दिखेगा। फिर आप समझ जाएंगे कि ये जो केमिकल वाला जीवन है इससे दूर जाना है। और ये जो बहुत ज़्यादा वैरायटी का जीवन है ना जो आजकल लोगों ने बनाया, वैरायटी, बहुत चीज़ में वैरायटी। आप देखें साधु जो होता है वो कहता है एक मन, एक रंग, एक अन्न, वो रंग भी एक, मन भी एक। मन तो एक हो जाएगा, आप एक रंग पहनने लगो, एक अन्न खाने लगो, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। ये आप खुद आप करके देख लें। जब आप बहुत ज़्यादा वैरायटी खाते हैं, आपको हर चीज़ में वैरायटी चाहिए, तभी आप एक स्त्री के साथ नहीं रह सकते, आप एक पुरुष के साथ रहने में व्यभिचारी आप जैसे ही होंगे, इम्बैलेंस क्रिएट हो। हाँ, तभी आज के टाइम में डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही है, दोस्ती नहीं बच रही आज के टाइम में। दोस्त पहले कितने थे, ये दोस्ती यहाँ नहीं टूटेगी, लेकिन आजकल वो नहीं है। देखिए ये जो है, ये इन बातों को समझना, इन चीज़ों को जानना, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि
बताइए, अगर हम ज्योतिष ना समझे, ना आए आपके पास, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जिंदगी एक थ्रिलर नॉवल है, पढ़िए और वो आगे चलिए। हाँ आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, हाँ, प्रिस्क्रिप्शन जाते हैं। लेते हैं, मगर अगर आप मन आपका सच्चा है, आप सेवा भाव आप में उठा हुआ है, तत्व को आप समझते हैं, सत्य पर आप खड़े हैं, सत्य मर्यादा है, सत्य अग्नि है, आप सत्य पर हैं, तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप ही अपना बैलेंस ढूंढ लेंगी। आप मर्यादित जीवन जीने लगेंगे तो बाकी चीज़ें अपना बैलेंस ढूंढ लेंगी। फिर आपको कहीं जाने की और कोई उपाय, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपाय है, सत्य पर रहिए। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ा उपाय नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप सत्य पर रहेंगे ना, तो आपको वन जीवन भी समझ में आएगा, प्रकृति भी समझ में आएगी, परहित को समझेंगे। आप सत्य पर रहेंगे ना, परहित को समझेंगे, गिलहरी का हित सोचेंगे, पेड़ ना काटूं, ये ना करूं, जल तत्व को समझूं। जब आप इसमें दैविक संपदा सत्ता समझेंगे तो बहुत आप बिल्कुल ताड़ की तरह खड़े हो जाएंगे, समझ आ जाएगी आपको बात की क्या करना है क्या नहीं करना, सत्य पर आप हो जाएंगे, मर्यादित जीवन जिएंगे। मगर यही योगी का जीवन है, मैं तो कहती हूँ। पर हर एक कोई योगी हो सकता है, अपने अपने दायरे में हर एक कोई योगी होने की कोशिश करे। गलत क्या है इसमें? कुछ भी गलत नहीं है। सो मैम, जो युद्ध की स्थितियाँ पीछे बनी हुई थी, जो प्रेडिक्शन पीछे निकल के आई थी बहुत सारी कि आगे भी युद्ध होंगे, तो आपके लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन निकल के आ रही है? देखिए, युद्ध तो अब गहरा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अभी कुछ और पॉडकास्ट में भी ये बात की कि आने वाले आप समय में देखेंगे कि वेस्ट तो बैठ जाएगा और ईस्ट राइज करेगा। इसलिए भारत को तो राइज करना है। समय आएगा कि भारत विश्व का स्पिरिचुअल कैपिटल बनेगा। स्पिरिचुअल कैपिटल मतलब विश्व गुरु ही समझे। विश्व गुरु। दुनिया भारत की तरफ देखेगी कि अब क्या करना है, क्योंकि उनकी जो पुरानी सिस्टम है कि व्यभिचारी जीवन, जिसे हम कहेंगे खाओ पियो मस्त रहो, वो जो जीवन की एक धारा है या जो विचारधारा है वो बदल जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा वॉर होगा, इतना डिजीज राइटिंग होगा, पॉपुलेशन कम होने लगेगी, तो आपको सत्य की तरफ आना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही कोई नहीं है फिर तो। तो फिर भारत की जो विचारधारा है या जो सनातन की विचारधारा है, आप उसकी तरफ मुड़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ से अपने जीवन के लिए इंस्पिरेशन पाएंगे। मगर ये जो अब जैसे इजराइल यूएस ईरान का ये जो युद्ध है, अब अगर आप अभी देख रहे हैं कि ये थोड़ा सीज फायर में है, तो ये ज़्यादा दिन सीज फायर नहीं है, ये तो थोड़े दिन की शांति है, ये कंटिन्यू होगा। हाँ, और इजराइल का जब हम चार्ट देखते हैं तो ये युद्ध बहुत लंबा है, ये बहुत आगे तक जाएगा, 2032 आ जाएगा, ये युद्ध चलते रहेंगे। अच्छा, ये युद्ध चलते जाएंगे। और यूरोप आप देखेंगे, बिल्कुल यूरोप तो बहुत ख़राब समय देखेगा, और यूएस भी। आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखें, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो समय चल रहा है, आप ये जो अब एक साल अगर हम आज से देखते हैं, मई 2026 से मई 2027 देखते हैं, तो बृहस्पति शुक्र की ये जो एक मिली जुली दशा चल रही है, ये ऐसे डिसीजंस कराएगी जो फिर सिर्फ गलत से और गलत, एक गलती और फिर उससे बड़ी गलती और फिर उससे बड़ी गलती, ऐसे डिसीजंस होने वाले हैं। तो ये तो बिल्कुल ही विनाशकाले विपरीत बुद्धि की स्थिति बनने वाली है वेस्ट की, यूएस की। और 28 के बाद, मई 2028, इनफैक्ट मार्च 2028 के बाद यूएस बिल्कुल डाउनफॉल पे, इकोनॉमी नीचे जाती दिखती है और उससे फिर उभर नहीं पाएगा। चाइना भी कोई उभरने नहीं वाला। चाइना अपनी ही लेबोरेटरीज में डिजीज़ तैयार करता रहे और उन्हीं डिजीज़ से आगे परेशान हो जाएगा, वो उसी की पॉपुलेशन को ख़त्म करेंगी। तो क्या और डिजीज़ आएगी? और डिजीज़ आने का ये जो आर्क है ना, आप मान लीजिए 2025 से 32 जो अतिचारी बृहस्पति की ये पूरी आर्क है, ये डिजीज़, राइट और वॉर, इसकी आर्क है। अच्छा, ठीक है। और जिसमें मैं पहले भी कहती हूँ कि जून 2029 से जून 2032 का जो पीरियड है, ये जो आर्क है, ये इसमें युद्ध गहरा है, क्योंकि शकट भेद है, रोहिणी का भेदन है शनि द्वारा। ये भारत के लिए भी एक प्रॉब्लमैटिक पीरियड लाएगा, जून 29 से जून 32, और वर्ल्ड ओवर इसमें बहुत लड़ाई दिखती है। अच्छा। और जो कंट्रीज़ हैं बाहर, मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्रीज़ आपस में लड़ेंगी और क्रिश्चियन कंट्रीज़ हावी होंगी, ऐसा आप देखेंगे। एकदम से विरोधाभास होने वाला है बहुत ज़्यादा। अच्छा। भारत में भी अब ये बंगाल की इलेक्शंस के बाद, ये जो बंगाल की इलेक्शंस हम जीते हैं, बिल्कुल, अब से लेकर आप मान लीजिए अब अभी 1-2 साल और, अब कम्युनिटीज आपस में लड़ेंगी, को बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति दंगे होने स्टार्ट हो गए वहाँ तो। बिल्कुल। और
मैंने पहले भी कहा था कि जब ये होगा अशांति फैलेगी, वायलेंस बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मगर अंततोगत्वा भारत को हिंदू राष्ट्र होना है, ये मैं बता रही हूँ आपको। और भारत हिंदू राष्ट्र होने के लिए अब अग्रसर हो चुका है। अच्छा, और क्या डेट्स का भी कोई अंतराल है इसमें? मैं कहूंगी कि डेकेड के अंत तक 2029 का इलेक्शन जब बीजेपी जीतेगी, जो कि जीतने वाली है, ये अच्छा। मेरी प्रेडिक्शन है कि 2029 का इलेक्शन बीजेपी बीजेपी जीतेगी। जीती। उसके बाद वाला वो जो पीरियड है, उसमें भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अच्छा, और सबसे जो बड़ा नेता है वो कौन निकल के आएगा, योगी जी या मोदी जी या कोई और? देखिए, मोदी जी तो अपना टर्म नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ये वाला भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बड़ी ऐसा कोई दुर्घटना का बात नहीं कर रही हूँ, मगर विलिंगली ऐसे कुछ चेंजेस आने वाले हैं कि वो खुद ही विड्रॉ कर जाएंगे अपनी पोजीशन से। तो अपनी पोजीशन से विड्रॉ करेंगे, फिर वो देखना पड़ेगा कौन से चेहरे आते हैं, फिर तो उनको इंडिया में समझना सत्ता पड़ेगा। परिवर्तन होगा बड़ा। हाँ, मगर बीजेपी तो अभी भी पावर में और 29 में भी पावर में, मगर मोदी जी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बन के उभरेंगे, मगर फिलहाल जो अगले साल की इलेक्शंस हैं यूपी की, उसमें योगी जी फिर से सीएम बन रहे हैं, ये आप जान लीजिए। तो अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि राघव चड्ढा को, उनकी कुंडली आपने देखी? हाँ, राघव चड्ढा की कुंडली मैंने देखी। राघव चड्ढा, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, अब ये थोड़ा सा, राघव चड्ढा जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली, अब आप देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया सब कुछ है, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, मगर एक बढ़त के बाद उससे आगे नहीं गए। तो राघव चड्ढा भी एक बढ़त के बाद उससे आगे नहीं जाएंगे। इंटेलिजेंट नेता है, मगर आप कहें कि कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिलने वाली है उन्हें, द आंसर इज नो। हाँ, मतलब कुछ हद तक मिलेगी, मैंने एग्जाम्पल दिया। हाँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया मतलब वो तो रॉयल फैमिली से हाँ, हैं, बिल्कुल, वो अलग बात है, मगर मैं पॉलिटिकल करियर की बात कर रही हूँ। अच्छा। कि सब कुछ है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, एक पॉइंट पे पहुंचकर, मगर आप ये कहीं चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं कहीं के, तो द आंसर इज नो। नहीं बनेंगे। नहीं। और तमिलनाडु में अभी देखा आपने, जोसेफ विजय, थलापति विजय, वो कहाँ तक जाएंगे? बस चेहरा तो बहुत पुराना है वो, लेकिन जाएंगे कहाँ तक वो? क्या आगे भी बढ़ सकते हैं? सीएम तो बने अभी नहीं। हाँ, सीएम से आगे तो नहीं बढ़ते दिखते, नहीं दिखते। जो अन्नामलाई हैं उनके सितारे बुलंद हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। अन्नामलाई के सितारे बुलंद हैं, आगे वो जरूर सीएम का आने वाले समय में चेहरा बन सकते हैं। अच्छा, और सोना चांदी शेयर मार्केट का क्या हाल है अभी? देखिए, जून 27 से जून 2029, जून 2027 से जून 2029 इकोनॉमी बहुत ही उथल पुथल दिखा रही है। इसलिए एनर्जी का तो, जो हमारी पहले शुरुआत हुई कि एनर्जी तो क्राइसिस एक है ही है, मगर पैसे को बचा के रखें। अब फिजूल खर्ची ना करें, अब समय नहीं है फिजूल खर्ची करने का, अब पैसे को बचा के रखें, उसे उड़ाइए मत। अब वो जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था ना सोच का, जिसमें हम कहते थे कि रिस्क फ्री रखिए, अपने प्रिंसिपल को सेफ रखिए, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब ये नहीं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है एक, हम उसके लिए अब मना करते हैं। तो अब मतलब हम कहते हैं लो रिस्क हो जाए मगर लो रिटर्न हो जाए, कोई बात नहीं, मगर लो रिस्क होनी चाहिए, आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ होना चाहिए। अब वो बड़े बड़े दाव, जो हाई रिस्क दाव हैं, वो लगाने का समय नहीं रहा, क्योंकि प्रिंसिपल भी चला जाएगा। आने वाला समय ऐसा है, ऐसी मार्केट्स टूटेंगी कि लोग सड़कों पर घुटनों पर आ जाएंगे, कहेंगे भगवान है। ऐसा समय आएगा। इसलिए या तो बहुत लॉन्ग टर्म शेयर्स खरीदें आप, ये जो बहुत शॉर्ट टर्म शेयर्स है ना, अब वो फायदा नहीं देने वाले, क्योंकि इतनी चकर्ड मार्केट्स होने वाली हैं। जून 27 से जून 29 वॉर भी गहरी है, और भारत की कुंडली में भी चकर्ड टाइम दिखता है, मतलब उथल पुथल दिखती है। सो करेंसी के अंदर भी कोई बदलाव है मैम? जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की कि 500 का नोट बंद होने वाला है। नहीं, मुझे नहीं लगता 500 का नोट तो नहीं होगा। नहीं। और कोई बाढ़ वगैरह कुछ, जैसे पंजाब में पिछली बार बाढ़ आ गई थी, और ये देखिए, नेचुरल कैलामिटीज़ तो वैसे ही ये जो समय है इसमें बड़ी हुई ही रहेंगी, और पहाड़ी इलाके जो हैं वो अब काफ़ी, ये जो इतना ज़्यादा हमने बोझ डाल दिया है पहाड़ी इलाकों पर, अब हमें समझ में आएगा कि शिव का वास पहाड़ी इलाकों पर है, तो वो थोड़ा सा बियाबानी चाहते हैं अपने इलाकों को। हाँ, आप समझ गए। हाँ, बिल्कुल। सो अभी 27 जुलाई 2026 से शनि वक्रिय हो रहे हैं,
तो उसका क्या इफेक्ट है राशियों के ऊपर? सबसे पहले हम मेष की बात अगर करते हैं तो। हाँ, तो मेष राशि को अगर हम समझें तो शनि फिलहाल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अप्रैल 2025 से मीन राशि में शनि आ गए थे और अब शनि वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 शनि वक्री रहेंगे, यानी कि पिछली राशि का इफेक्ट लेंगे, यानी कि कुंभ का इफेक्ट लेंगे। तो मेष राशि वालों को अगर हम समझें तो मीन राशि के जो शनि हैं ये जैसे हम कहेंगे कि पाँव में कोई दिक्कत देंगे, जैसे उठें और आप कहें कि मेरे पाँव में चलने में दिक्कत, जैसे कई लोगों को हील्स में सुबह सुबह दर्द होती है, हाँ, उस प्रकार का दर्द। अच्छा। या ये लेग्स में नीज से नीचे का जो एरिया है इसमें कोई दर्द रहती थी, या अब आप देखेंगे वक्री शनि में उसका इलाज हो पाएगा। अच्छा, इलाज होगा उनका? इलाज हो पाएगा। ये प्रॉब्लम अप्रैल 2025 से ही बड़ी होगी। ये प्रॉब्लम अप्रैल 2025 से बड़ी है, मगर अब 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में इसका इलाज होगा। इसमें कोई कमी आएगी, कोई पुरानी दवाई आपको लग जाएगी, या कोई पुराने वैद्य जिनके पास आप गए थे मगर आपने प्रिस्क्रिप्शन तो ली थी मगर दवाई खरीदी नहीं थी, अब आप वो दवाई खरीद के खा भी लेंगे। सही हो जाएगा। और एक और काम होगा मेष राशि वालों के लिए, ये जो वक्री शनि है, जैसे कोई पुरानी प्रमोशन थी, जैसे प्रॉमिस की गई कोई प्रमोशन मगर दी नहीं, मगर अब वो जो पुरानी प्रॉमिस्ड प्रमोशन है वो मिलने का समय आ गया। अच्छा, है ना? तो इसका मतलब कोई लाभ का समय जिसकी पहले बात हुई थी मगर फिर नहीं दिया गया था, वो लाभ अब मिलने का समय आ गया है। और अगर कोई इसमें कोई बोनस भी था वो भी मिलने का अब समय आ गया। जो पहले बताया था नहीं आप अपने वो करेंगे, नंबर्स अपने करेंगे तो आपको मिलेगा, मगर नहीं मिला था, वो अब मिलने का समय आ गया है। और देखिए मेष राशि वालों के लिए दशम और एकादश दोनों भाव शनि है, तो शनि का वक्री होकर एकादश की तरफ आना करियर के लिए एक अच्छा समय दिखाता है इन लोगों के लिए। मगर फिर से यही जो प्रॉब्लम्स हैं ये फिर से एक बार 11 दिसंबर के बाद मेष राशि वालों को पकड़ेंगी, मगर थोड़ा सा फिर थोड़ी वो सामंजस्य और थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े ही दिन फिर उसके बाद शनि मीन राशि में रहेंगे और जून 2027 से मीन राशि से बाहर चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स भी बैठ जाएंगी। और रिलेशनशिप में थोड़ा सा शनि का द्वादश भाव में जो होना है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में माधुर्य में कमी दिखाता है। अच्छा, तो इसमें भी क्योंकि वक्री हो रहा है तो ऐसा लगता है कोई पुराना, जैसे कहते हैं ना स्टेलमेट, कोल्ड वॉर होने, अब उसके बाद आपने कहा अच्छा सुलझा लेते हैं उसे, तो वो ज़रूर समय आएगा, आपको एक दूसरे की बात समझ आने लगेगी, तो वो एक समय आएगा। मगर मीन राशि का शनि मेष वालों के लिए थोड़ा रिलेशंस में माधुर्य को या ब्लिस को या कहें बहुत जो एक वार्मथ होती है रिलेशनशिप की उसको कमी दिखाता है उसमें। ओनली मैरिज मान लो, शादी पति पत्नी के बीच में ये रहेगा या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी, पार्टनर के बीच में दोनों का रिश्ता एक जैसा ही माना जाता है? नहीं, एक जैसा नहीं माना जाता। विवाह जब आप करते हैं तो आप अग्नि के आसपास फेरे लेते हैं और शिव शक्ति का स्वरूप हैं आप। बिल्कुल। फिर वो स्वरूप जो है वो शिव शक्ति का नहीं है। हाँ। वो फिर देखिए जो शास्त्र है, जब तक अग्नि को साक्षी ना किया जाए, जो शास्त्र मत है, तो फिर वो व्यभिचार है। और जो मेष राशि वाले जातक हैं जो बिजनेस में है, उनकी ग्रोथ क्या बेहतर होगी? बेहतर होगी अब इस समय जो शनि वक्री है। अच्छा, और अगर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इन पर कोई पड़े तो? देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें कि मेरा बिजनेस चल जाए, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूं, क्योंकि है तो वो द्वादश भाव में ही ना, चाहे वक्री हो रहा है, तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपना कोई ज़्यादा खर्चा कर दें कि वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बेबी स्टेप्स लेके खर्चा करें। इन्वेस्टमेंट्स भी बेबी स्टेप्स वो टाइम के हिसाब से सही नहीं है। यस। और वृषभ राशि करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, बिजनेस वाइज कैसे रहेगा? देखिए वृषभ राशि को यानी कि टॉरस को अगर हम देखें और यहाँ पर हम चंद्रमा को चंद्र लग्न और लग्न, आपका लग्न अगर वृषभ है या आपका जन्म राशि वृषभ है, आप दोनों केसेस में इस यहाँ पर जो भी हम राशियों के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो आप सुन सकते हैं और आप पर कारागर होंगी। मैं हमेशा कहती हूँ 12 प्रकार की जिंदगियाँ तो नहीं हैं और 12 प्रकार के लोग नहीं हैं। बेस्ट तो ये है कि हम आपके जन्मकालीन ग्रहों को समझें, मगर फिर भी ये गोचर आपको इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के लिए देखिए शनि का मीन राशि में गोचर है जो कि एकादशेष है, और वृषभ राशि के लिए
शनि जो है वो नवमेश और दशमेश है, ठीक है। अब योग कारक ग्रह है वृषभ राशि के लिए शनि, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। योग कारक ग्रह वक्री हो रहा है एकादश भाव में। जितना हम मेष राशि के लिए गेंस का पीरियड बता रहे थे उससे कहीं ज्यादा ये वृषभ राशि के गेंस का पीरियड होगा। योग कारक ग्रह दशमस्थ होने की स्थिति में आ रहा है, दशमस्थ हो नहीं रहा, वक्री हो रहा है, दशमस्थ होने की स्थिति में आ रहा है। कोई नया जॉब, कोई नई इन्वेस्टमेंट आपको इस समय गेन्स दे सकती हैं। अगर आप छोटे हैं, आपके पिता को भी इस समय कोई ऊंची प्रमोशन, कोई बहुत अच्छी प्रमोशन मिलने का समय है। कोई रुकी हुई विवाह की बात भी इस समय हो सकती है। अच्छा। कोई रुकी हुई की बात चल रही थी या मैंने सोचा मगर वो समय अनुकूल नहीं था, अब उसका भी समय अनुकूल आ जाएगा। मगर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि वक्री शनि वृषभ राशि के लिए मीन से वक्री होकर तृतीय दृष्टि जब लग्न पे देगा तो आलस्य बढ़ाएगा, वात की प्रॉब्लम बढ़ाएगा। आप कहेंगे घुटनों में, जोड़ों में, आप लेट डिनर करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, आपके जोड़ दर्द करेंगे। जो थोड़ी जिनकी एज हो गई है उनको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि संधिवात है ना, संधिवात। मीन भी संधि की राशि है, ये बड़ी गहरी बात है। मीन भी संधि की राशि है। हाँ। शनि का संधि की राशियों में होना, हाँ। जिन लोगों को ये हेल्थ की प्रॉब्लम जब पकड़ाता है तो संधिवात तो वैसे ही बढ़ा देगा। हाँ। वो वृषभ राशि के लिए वो बढ़ा हुआ समय है। हाँ। तो केयरफुल रहना है। तो बढ़ा दे। घी खाना है, घी खाना बात बैठता है उससे। अच्छा। और लेट खाना नहीं खाना, बैलेंस में डाइट खानी है। ये जरूरी काम करना पड़ेगा, ध्यान रखने वाली बात है। और नेगेटिव पॉइंट भी आपने बता ही दिया। हाँ। सो मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, और करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा? मिथुन राशि को अगर हम समझें तो शनि फिलहाल मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनि जो है वो अष्टमेश भी है और नवमेश भी हैं, ठीक है, और दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। अब जब भी, ये एक प्रिंसिपल है, जब भी अष्टमेश दशम में जाता है तो करियर में ब्रेक देता है। आप कहते हैं ये काम तो मैं नहीं करूँगा, अब तो मैं कुछ और करूँगा, और ये 2 साल की स्थिति है मिथुन राशि वालों के लिए। अप्रैल 2025 से जून, 1 जून यानी कि 31 मई आप ले लें, 31 मई 2027 जो है, अष्टमेश जो है वो दशम भाव में है, वक्री मार्गी हो रहा है। हाँ। तो आपके करियर में उथल पुथल का समय है, बिल्कुल उथल पुथल। अब इसमें आप कोई कहे नहीं मैं वो इंडस्ट्री छोड़ के ये नई इंडस्ट्री में जाऊंगा, या नहीं वो काम तो मैं करूंगा नहीं, मैं बिल्कुल ही कुछ और काम करूंगा। मगर ये एक बार नहीं होगा, ये एक से ज्यादा बार होगा। जैसे आपने, क्योंकि ये तो अप्रैल 25 से चल रहा है, पहले भी आपने एक बार किया, अब फिर आप वही कार्य करने की हड़बड़ी रहेगी, हड़बड़ाहट रहेगी। उसी कार्य को कहेंगे नहीं वो भी नहीं जमा, अब ये करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप अपने कार्य क्षेत्र में, और ये आपको परेशानी देगा, परेशान करेगा, उथल-पुथल मचेगी। वक्री शनि में तो ये आपको परेशानी करेगा ही करेगा। मगर थोड़ा सा धैर्य रखें, किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड करने से पहले उसे पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये फायदेमंद है। एकदम ऐसे नहीं कि मन नहीं लगा छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, थोड़ा समझ बूझ के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगी। इनको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, ये जो मिथुन राशि वाले हैं। और इनको बुरे सपने आने का समय है ना, कि वो कहते हैं स्लीपलेसनेस। अच्छा। कई बार सिर्फ नाइटमेयर्स नहीं होते, वो स्लीपलेसनेस होते हैं, वो कहते हैं नींद में कमी आना। तो इसके लिए बड़ा अच्छा उपाय है, कृष्ण के 24 नामों का उच्चारण करना। जिनको नींद समय से नहीं आती वो वासुदेव के 24 नामों का उच्चारण करें, नींद अच्छे से आएगी, एंग्जाइटी बैठेगी, परेशानी, रेस्टलेसनेस बैठेगी, ये उच्चारण करें, लाभ होगा। और रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है। रिलेशनशिप में मैं ये कहूँगी कि मिथुन राशि वालों के लिए अभी, क्योंकि बृहस्पति का एक गोचर जो है वो अच्छा हो रहा है, तो उनके लिए शनि और बृहस्पति जो हैं वो दोनों विवाह की एक युति को एक्टिव तो करते हैं, है ना, एक्टिव करते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति भी इस टाइम एग्जॉल्ट करेगा मिथुन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में, और बृहस्पति यहाँ सप्तमेश है, और वक्री शनि जो है दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो विवाह का योग बनता है, मगर जो विवाहित हैं उन्हें अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा,
वहाँ थोड़ी गड़बड़ाहट है जी। सो कर्क राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वक्री शनि का? वक्री शनि को अगर हम समझें तो कर्क राशि के लिए शनि जो है वो अष्टमेश भी है और सप्तमेश भी है और नवम भाव में जाके वक्री हुए हैं। अब अष्टमेश का नवम भाव में जाना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम आपके पिता को दिखा सकता है। हाँ। भाग्य पर, जैसे कहते हैं ना, भाग्य की उठी हुई ऊर्जा पर एक पत्थर पड़ा है। हाँ। अब आप कहें कि कोई बड़े आपने मतलब फॉर्चून अभी थोड़ा सा यहाँ पर थमा हुआ स्टक है दिखेगा, मगर बृहस्पति की दृष्टि एक नवम भाव पर आएगी तो मैं कहूँगी वैसे तो अच्छा है बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि, मगर ये आपके फॉर्चून के लिए तो ठीक है मगर पिता के फॉर्चून के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। पिता की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। क्रॉनिक प्रॉब्लम दिखती है, क्रॉनिक कोई बड़ी हुई प्रॉब्लम, इसलिए अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तमेश यहाँ नवम भाव में वक्री हो रहे हैं क्योंकि कर्क राशि के लिए सप्तमेश यानी कि मकर राशि बैठ रही है सप्तम भाव में। आपके विवाह का योग भी उत्पन्न होता है, विवाह का योग उत्पन्न होता है। ये ऐसा कि जैसे सेरेमनी हो गई है कोई, हाँ। एक सेरेमनी हो गई है अब दूसरी सेरेमनी होनी है, वैसा फाइनलाइज था सब कुछ, क्योंकि एक बार को वो वक्री हुआ है ना, यहाँ पर फाइनलाइज्ड है सब कुछ। एक सेरेमनी हो गई थी अब दूसरी सेरेमनी का टाइम है। जैसे कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो जाती है या रोका हो जाता है, अब उसकी दूसरी सेरेमनी होने का समय है, वो इन लोगों के लिए आ गया। मगर ये वक्री शनि जो एकादश भाव को देख रहे हैं तो लाभप्रद समय है ये कर्क राशि वालों के लिए। अच्छा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, गेन्स आएंगे। सिंह राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वक्री शनि का इस साल? हाँ देखिए, सिंह राशि वालों के लिए शनि जो हैं वो षष्ठेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं और अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। बहुत अच्छा समय नहीं दिखता। छठा भाव जब अष्टम में आता है तो बीमारी तो बढ़ाता है, हाँ। क्रॉनिक हो जाती है वो बीमारी, सेल्फ की बता रही हूँ, मतलब या व्यक्ति खुद उसको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। मगर अगर कोई कोर्ट केसेस हैं जो चले हुए हैं वो उनमें समाप्ति का दौर उठ जाता है। अच्छा, मतलब पुराना केस कोई उठा हुआ है वो समाप्ति की तरफ बढ़ जाता है, समाप्त हो जाएंगे। मगर हेल्थ जो है जो बीज है प्रॉब्लम का वो बढ़त की तरफ चला जाएगा। और इसमें जो स्पाउस की हेल्थ है, आपके पार्टनर की हेल्थ भी, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में चला गया, अष्टम में जाके वक्री हो गया, तो कोई पुरानी कंप्लेंट जो थी हेल्थ की आपके पार्टनर की, इस समय वो बड़ी हुई होगी। तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए अपनी स्पाउस की हेल्थ का, बहुत केयरफुली समझना चाहिए और उपचार करना चाहिए। सिंह राशि के लिए ये गोचर और ये वक्री होना शनि का अष्टम भाव में ये अच्छा नहीं है। वाहन ध्यान से चलाएं और अपने आप को कोई इन्फेक्शन से, स्टमक इन्फेक्शन से भी अपने आप को बचाएं। ये नहीं कि कुछ भी खाया, क्योंकि ये षष्ठेश भी है ना, स्टमक भी दिखा रहा है। हाँ। कुछ भी खाया और फिर हो गई इन्फेक्शन और लंबी इन्फेक्शन चलेगी फिर वो। अच्छा। जैसे कई लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस होती है। हाँ। अब इस समय वो बड़ी हुई होगी। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ भी खाया सोच समझ के खाइए, बेटर है घर का खाना खाएं, अब ये कहेंगे। और करियर वाइज, करियर में क्या करेंगे? करियर में भी सिंह राशि वालों के लिए ये कोई बहुत अच्छा समय नहीं दिखता, क्योंकि अष्टम भाव से शनि तृतीय दृष्टि दशम भाव पर दिखता है। एक चेंज, एक परेशानी का समय दिखता है करियर में। वो सब नहीं हो रहा होगा जैसा आप चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा अनसर्टेन एरिया में जैसे रहते हैं ना, अनसर्टेन होगा आपका ये दौर, थोड़ा अनसर्टेन है, तो धैर्य बनाए रखिए, मैं ये कहूँगी। अच्छा, और रिलेशनशिप में आपने जैसे बताया कि हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन इश्यूज देखिए कई बार क्या होता है, अब सप्तमेश अष्टम में गया, जो अगर स्पाउस है तो उसको हेल्थ इश्यूज हैं, अगर स्पाउस नहीं है रिलेशनशिप में आप तो ब्रेक भी कर सकता है आपका रिलेशनशिप। अच्छा, सप्तम का अष्टम में जाना ब्रेक हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये साल ये जो वक्री शनि का अंतराल है कैसा रहेगा? हाँ, कन्या राशि को समझें तो शनि पंचमेश और षष्ठेश दोनों हैं और सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। कोई विवाह, कोई प्रेम संबंध जो विवाह में पहले नहीं परिणित हुआ था वो अब परिणित होने का समय आया है। तब इन राशि की लव मैरिज हो सकते हैं। प्रेम संबंध जो पहले परिणित नहीं हुआ, मतलब कि बातचीत माने नहीं, माँ बाप नहीं माने, अब वो मान रहे हैं और वो विवाह में परिणित होने का समय आ गया है। क्योंकि ये षष्ठेश भी है तो मैं ये कहूँगी कि विवाह में परिणित होने का समय आ गया है, मगर फैमिलीज आपस में एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। हाँ, टाइम ले सकते हैं, या
उनको समझ ना आए, दूसरी फैमिली ना समझ में आए, तो वो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मतलब एक छोटी सी गलती भी दोबारा हाँ, वही छठा भाव जहाँ लाके आ जाता देगी। है ना, तो अड़चन देता है, ऑब्स्टिकल देता है, तो थोड़ा चैलेंज होगा इसमें एक दूसरे को समझने में। तो वहाँ अगर हम थोड़ा उनको भी समय दें, और अगर हमें पता है कि हम उस व्यक्ति के साथ लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, तो थोड़ा हम समय दें, हो जाएगा। मगर कुछ अड़चन आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में वक्री हो रहा है। सप्तम भाव जो है वो दशम भाव से दशम होता है, तो करियर के लिए ठीक है। करियर के लिए ठीक है, सर्टेनिटी रहेगी। मतलब जैसे हम कहते हैं कि स्टेटस को भी आज की डेट में एक अच्छी चीज़ है। आजकल तो इतने लोग ले ऑफ हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। हाँ। स्टेटस को में रहेंगे, मगर मजबूत रहेंगे, स्थिर स्थिति रहेगी। स्थिर स्थिति अच्छी चीज़ होती है आज की डेट में, स्थिरत्व जिसे हम कहते हैं। और नेक्स्ट जो है तुला राशि। तुला राशि के लिए ये जो साल है कैसा रहेगा, और ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा? देखिए, तुला राशि के लिए शनि जो है वो योग कारक है। ठीक है, योग कारक क्या होता है? जब शनि का आधिपत्य एक केंद्र के स्थान का और एक यानी कि विष्णु स्थान का, केंद्र को विष्णु स्थान बोलते हैं, और एक त्रिकोण यानी कि लक्ष्मी के स्थान का, तो चतुर्थ और पंचम भाव का आधिपत्य है। तो योग कारक ग्रह हैं तुला राशि के लिए, इसलिए फायदेमंद ग्रह हैं शनि तुला राशि के लिए। मगर शनि का गोचर मीन राशि में चल रहा है। अब ये मीन राशि में मैंने आपको बताया अप्रैल 2025 से, तो मीन राशि का गोचर थोड़ा प्रॉब्लम देगा आपके बच्चों में, आपके सुख स्थान में, आपकी माता को कष्ट देगा। मगर जब ये वक्री होगा तो सिचुएशन को संभाल लेगा। हाँ। जैसे माँ की अगर तबीयत खराब हो रही थी, तो अब जो आपने उपचार किए उससे आप कहेंगे कि बात ठीक बैठ रही है। बच्चे अगर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे पीछे जा रहे थे, फोकस नहीं कर रहे थे, नंबर्स ठीक नहीं आ रहे थे, वक्री शनि में बेहतर रिजल्ट्स दिखाएंगे, बेहतर तरीके से आपकी बात को समझेंगे। तो आपको जो चीज़ें घर गृहस्थी में भी आपके मदर, आपके बच्चा जिसके कारण आप परेशान हो रहे थे, वो अब सिचुएशन संभल जाएगी। योग कारक ग्रह वक्री हुआ है, पंचम की तरफ बढ़ रहा है। इस समय जो लोग ट्रेड कर रहे थे उनको भी ट्रेडिंग से कुछ लाभ होगा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। कोई आपका बच्चा है जिसने कोई पहले एडमिशन लेने की कोशिश करी, वहाँ नहीं हुई, तो अब उसको सक्सेस मिलेगा अपनी पुरानी किसी एंडेवर में। जैसे उसने कुछ एडमिशन की कोशिश करी जो पहले नहीं हुई, वो अब यहाँ हो सकती है। प्रॉपर्टी के काम सारे चल जाएंगे। हाँ, प्रॉपर्टी के मैटर्स में भी, जैसे कोई ज़मीन ले रखी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो तुला राशि के लिए ये वक्री शनि अच्छा है। और वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा ये वक्री शनि? देखिए, वृश्चिक राशि को अगर हम समझें तो शनि तृतीयेश है और चतुर्थेश हैं, और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो तृतीय का पंचम भाव में गोचर होना, आपकी कोई हॉबी थी या जिसको आप, कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट है अपने कार्य के अलावा, कोई ऐसी हॉबी, अब आप उसमें गहरे रूप से आगे जा सकते हैं। ये समय लेखन का भी एक अच्छा समय है, जो लेखन करते हैं। अच्छा। नहीं तो हॉबी की बढ़त का समय है। जैसे कई बार होता है, आपकी एक हॉबी है, आपने अपने लेवल पे उस पर कुछ किया, अब आपने कोई सचमुच में उसको आगे बढ़ाने के लिए लाइक एक रेगुलर कोर्स में जाके अपने आप को शामिल करा, या आपने अप्लाई करा और आप उसमें आप अब आगे बढ़ गए, तो ये वो भी समय है। मतलब स्किल सीखने का हाँ, कोई स्किल सीखने के लिए अब आप अग्रसर हो गए। होंगे। अब आपके कोई छोटे भाई बहन, उनकी कोई पढ़ाई जो पहले कोई एडमिशन रुकी हुई थी, वो भी ये समय दिखाता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। आपके छोटे भाई बहन का कोई प्रेम प्रसंग जो चल रहा था, वो अब बढ़ता हुआ दिखेगा। और देखिए, चतुर्थ भाव के गेन्स दिखते हैं वृश्चिक राशि वालों को, यानी कि प्रॉपर्टी के कोई गेन्स तो 100% दिखते हैं वृश्चिक राशि वालों को वक्री शनि में। पक्का से ये कोई गेन्स हैं। जैसे अपने स्थान से दूर की जगह का भी कोई, जैसे प्रॉपर्टी खरीदी गई, उसका भी गेन है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अच्छा। हाँ। और रिलेशनशिप में आपने बता दिया वैसे, मगर वृश्चिक राशि वाले जो है ना, उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि वाटरी राशि है, जलीय तत्व की राशि है वृश्चिक, है ना। और शनि देखेगा तो जैसे डाइजेशन में कमजोरी, जिसे कहेंगे डाइजेशन में कमजोरी आई, ऐसा वृश्चिक राशि वालों के लिए हो सकता है। अच्छा। जैसे ना, पहले तो पत्थर खाए थे, हजम हो जाते थे, अब
नूडल्स भी डाइजेस्ट नहीं हो रही अच्छे से। तो नॉट दैट मैं कह रही हूँ मैदे की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मगर मैंने एक एग्जांपल दिया कि डाइजेशन इश्यूज़ का ध्यान रखें, ध्यान रखना है हाँ डाइजेशन इश्यूज़ का ध्यान रखें, लिवर का ध्यान रखें। सो नेक्स्ट जो है धनु राशि, धनु राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं वक्री शनि? हाँ, धनु राशि देखिए, धनु राशि को समझें तो शनि जो है वो द्वितीयेश और तृतीयेश दोनों हैं, है ना, क्योंकि मकर और कुंभ जो है द्वितीय और तृतीय भाव में आई, और फिर वक्री हो रहे हैं शनि मीन राशि में चतुर्थ भाव में। कई बार क्या होता है, जैसे आपकी कोई ट्रांसफ़र हुई थी और वापस आप अपने नेटिव लैंड में वापस आ गए, जैसे आपकी ट्रांसफ़र हुई बम्बई पुणे, अब आप वापस आ रहे हैं अपने स्थान पर, तो ये वो समय भी हो सकता है धनु राशि वालों के लिए कि आपकी ट्रांसफ़र के बाद आप अपने वापस उसी जगह पे खुद के एरिया में आएंगे आप, हाँ अपनी नेटिव लैंड में या जहाँ से गए थे वहाँ वापस आने का समय आ गया है धनु राशि वालों के लिए। द्वितीयेश का चतुर्थ भाव में वक्री होना, देखिए द्वितीय भाव जो है वो आपके आहार का भी भाव है ना। जब ये प्लैनेट वक्री होगा तो ये आपका जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि वो आप डाइटिंग कर नहीं रहे मगर आप काम में इतने मसरूफ़ रहे कि आपने सुबह खाना खाया फिर आपने शाम को 6 बजे खाना खाया, फिर ये जो कमी आ रही है ना आहार में वो कमी देता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत लंबे गैप्स नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है द्वितीयेश का ऐसे वक्री होना, आप बहुत सारा पैसा किसी बड़े लंबी स्कीम में डालते हैं, 10 साल की स्कीम में, 10 साल के बाद मुझे वो पैसा मिलेगा। एक होता है कि मेरे को 1.5 साल के बाद की FD है, हाँ। एक है 10 साल के बाद ये पैसा मिलेगा, लंबे अरसे के लिए पैसा आप डालोगे कहीं डाल देते हैं, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ आ रहा है। अच्छा। ठीक है। तृतीयेश का वक्री होना, क्योंकि यहाँ शनि धनु राशि के लिए तृतीयेश भी हैं, आपके भाई बहन भी अपने स्थान से, जैसे कि वो कहते हैं अभी घर में रह रहे थे, यहीं पढ़ रहे थे, यहीं पल बढ़ रहे थे, अब स्थान को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं और वहाँ आगे अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, वो समय भी यहाँ दिखता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठा वक्री शनि छठे भाव को भी देख रहा है, ऐसा समय में आलस्य, लेजीनेस आती है, उससे बचें। अच्छा, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। और जो लोग बिजनेस के अंदर है, जॉब के अंदर है, देखिए शनि जो है वक्री होकर दशम भाव को देख रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कोई बहुत फ़ायदा आना होता है तो वो स्थगित हो जाता है। आपका बॉस आपको कह सकते हैं हाँ प्रमोशन तो देनी थी तुम्हें, 6 महीने के बाद सोचते हैं। तो आप कह रहे थे कि अच्छा वो तो स्थगित हो जाना, मना नहीं किया, स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ये प्रॉब्लम एक थोड़ी सी दिखती है यहाँ पर। अच्छा जी। और मकर राशि के लिए? मकर राशि के लिए तो स्वयं लग्नेश ही शनि है, और लग्नेश और द्वितीयेश होकर तृतीय भाव में शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं। तो लग्नेश का उपचय स्थान में आकर वक्री होना अच्छी बात है। आप किसी स्पोर्ट में, जैसे मैं हॉबी नहीं बोलूँगी, मैं स्पोर्ट्स की बात करती हूँ, जैसे अगर आप किसी स्पोर्ट में आपको इंटरेस्ट था तो इस समय आप वो स्पोर्ट खेलने लग जाएंगे। आपका जो पुरुषार्थ करेंगे आप किसी फिजिकल गेम्स की तरफ, ये नहीं, मैंने नहीं कहा आप बैठ के चेस नहीं खेलेंगे, आप कहेंगे चलो भागने चलते हैं, टेनिस खेलते हैं, वो एक रेगुलर एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा। कोई ऐसा स्पोर्ट जो आप नहीं खेल रहे थे या जिम जाना चाह रहे थे, नहीं जा रहे थे, अब चले जाएंगे, वो समय आ गया। अब लग्नेश का तृतीय भाव में जाना ये तो अच्छा कर रहा है, मगर जब द्वितीयेश को हम देखते हैं तृतीय भाव में जाता है, अपने से दूसरे में जाके वक्री होता है, तो ये भी देखिए जैसे कोई प्रॉपर्टी थी वो पहले आपने बेचने की कोशिश की या बिकने के उसके गेन्स होने थे, फिर वो नहीं बिकी, अब वो एक्टिवेट हो जाएगा, अब वो बिक जाएगी। आपने पहले बहुत कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी में बेच दूं, ये गेन्स बुक कर लूं, एक होता ना फाइनेंशियल गेन्स बुक कर लूं, तो आप बुक नहीं कर पाए थे, अब आप वो फाइनेंशियल गेन्स बुक कर पाएंगे। ऐसा मकर राशि वालों के लिए दिखता है। मगर मकर राशि वालों को जैसे होता ना कि पहले एकदम से आलस्य आया, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, फिर आलस्य आया, फिर एक्टिविटी, ऐसी सिचुएशन में दिखते हैं मकर राशि वाले। तो ये नहीं कि उसे बैलेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी भी सडन एक्टिविटी फिर बहुत सारा रेस्ट, थोड़ा मुश्किल होता है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, बोन्स को इश्यूज आ जाएंगे, मसल टिश्यूज रेडी नहीं होंगे, आप बहुत एकदम से एक्टिविटी
तो जो भी करें उसको बैलेंस में करें। हाँ, और रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे? देखिए मकर राशि वालों के लिए तृतीय भाव से पंचम भाव को तो देखता है और नवम भाव को भी देखता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी विवाह होने का समय है, क्योंकि वो ऐसे वैसे नहीं प्लैनेट्स बैठे हैं, मगर मकर राशि वाले अगर किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे, हाँ। तो तृतीय जब पंचम को देखता है तो कोई पुराना, या हम कहें जहाँ आप सोच रहे थे या पहले कुछ बात चल रही थी, वो प्रसंग अब उठ सकता है फ्रूइशन में, माने कि एक्टिव हो सकता है वो प्रसंग, हम ये कहेंगे। अच्छा, और नेक्स्ट जो राशि है कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल, और वक्रीय शनि जो है क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं उनके ऊपर? देखिए कुंभ राशि के लिए शनि जो हैं वो द्वादशेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, है ना। द्वादशेश क्योंकि मकर राशि द्वादश भाव में आई, और लग्नेश भी हैं, और द्वितीय भाव में जाकर वक्री हुए। द्वादशेश का द्वितीय भाव में जाकर वक्री होना, आप बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, मैं ये कहूँगी। फिर चाहे वो वेडिंग्स हैं, मतलब जुड़े धन का व्यय ना करें। जो धन जुड़ा हुआ है उसका व्यय करने लग गए आप, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो जैसे कहते हैं कि वैसे भी मैं सभी को कहती हूँ कि आने वाला समय पैसे को जोड़ के चलने का समय है और अपने किफ़ायत करने का समय है ना। तो अब वो जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा वेडिंग्स पे पैसा खर्च हुआ, सेरेमनीज़ पे पैसा खर्च हुआ, अब पैसे को जोड़ें। मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड कहा जाता है ना। तो अब व्यय ना करें, ये बहुत ज़्यादा आने जाने पे खर्चे ना करें, पैसे को जोड़ें। इनको ज़रा पैसे का ज़रा ज़्यादा ही व्यय कर देंगे ये दिखता है। लग्नेश का द्वितीय भाव में आना, संयम में रहेंगे, अपने जीवन को अब संयम में व्यतीत करेंगे। जैसे होता है ना कि हम कह रहे हैं कि मुझे ऐसे करना है, अब मैं अपना ना ऐसे खाना ऐसे खाऊंगा, इतने बजे खा लूँगा, ऐसे करूँगा, तो कायम हो जाएंगे अपनी बात पर, अपने आहार पर कायम हो जाएंगे। हाँ, मर्यादित आहार हो जाएगा, कायम हो जाएंगे अपनी बात पे, मगर खर्चे बस बहुत ज़्यादा ना करें। ये वक्री शनि जो है ये वक्री होकर दशम भाव को भी पकड़ेगा। तो ये अच्छा है, करियर के लिए ये अच्छा है। ये इसमें जैसे आपको लगे कि पहले अच्छा हो रहा था, अब अच्छा नहीं हो रहा, तो अब वो वापस इस सिचुएशन में सुधार आएगा वक्री शनि में, आप देखेंगे। अच्छा, और रिलेशनशिप में भी ऐसे ही है? रिलेशनशिप का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में, सप्तम से अष्टम भाव में शनि वक्री हुए हैं, तो थोड़ा मनमुटाव दिखता है। तो एक दूसरे की बात को ज़रा अग्रीमेंट में अपने आप को रखने की कोशिश करें, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। पहले ही नकार नहीं देंगे तुम्हारी तो बात ही बकवास है, तो फिर तो वैसे भी रिश्ते नहीं चलते, मैं ऐसा कहूँगी। और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा? क्या टाइम पीरियड है वक्रीय शनि का, क्या इम्पैक्ट डालेगा? देखिए मीन राशि आखिरी राशि हमारी, मीन राशि के लिए शनि एकादशेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं, है ना। तो मीन राशि का वक्री होना आपको सडनली ट्रैवल कराने वाला है। अच्छा, आप अपने स्थान को छोड़ के कहीं और, कई बार क्या होता है आप कहीं रहे हैं, फिर आप ट्रैवल करते हैं, वापस आते जाते हैं। ये मीन राशि वालों के लिए दिखता है। अच्छा। कहीं रह रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं लंबा आ जा रहे हैं। मैंने नहीं कहा ट्रांसफ़र होके कहीं चले गए, मैंने कहा आ जा रहे हैं, आना जाना लगा, आना जाना, अब ट्रैवल शुरू, वक्री शनि से ट्रैवल शुरू। जिन लोगों को अपना घर बदलना था, वो इस समय अपना घर बदल लेंगे। जैसे होता है ना कि प्लानिंग थी, हाँ घर बदलेंगे, वो अब अपना घर बदल लेंगे। मगर यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि एकादशेश का ये जो वक्री है, ये भी धन का थोड़ा व्यय तो करेगा, है ना। अब इसमें ये है कि आप आवन जावन में अपने धन का थोड़ा खर्च करें, है ना। अब ये वक्री शनि जो है, आप जब ये, क्योंकि लग्न में वक्री हो रहा है चंद्रमा, और आप जानते हैं कि मीन राशि की 7.5 भी चल रही है, तो वक्री होगा तो मानसिक कष्ट देता दिखता है ये मीन राशि वालों को। जैसे आप कहते हैं ना कि लोगों को मेरी समझ नहीं आई, या मैं नई इन्वायरमेंट में गया, वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं फील किया, लोगों ने मुझे समझा नहीं, मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ा। तो वक्री शनि जो है ना,
वो आपको प्रेशर काम का बढ़ाने वाला है, आपको गेन्स चाहे दे दे, क्योंकि वक्री होके दशम भाव को भी देखता है मीन से, एकादशेष होकर, तो पैसा आएगा मगर परेशानी, आप मतलब मानसिक तौर पर आपको प्रेशर महसूस होगा। मगर मैं कहती हूँ पॉजिटिव चैलेंज है, अगर आप पैसा कमा रहे हैं और आपको प्रेशर आया भी है तो कोई बात नहीं, कई बार बढ़ने के लिए आगे प्रेशर आता है मगर ट्रैवल साथ में आएगा, ये मीन राशि के लिए हम देखते हैं। और इन सभी राशियों के अंदर इन 12 राशियों में से जो सबसे ज़्यादा संकट में रहने वाली है इस गोचर के अंदर, वो कौन कौन सी राशियाँ हैं? देखिए, एक तो हम कहेंगे कर्क राशि को थोड़ा हेल्थ से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अष्टमेश हैं शनि और नवम भाव में गए हैं, तो कर्क राशि को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है ना। अब कर्क राशि को, मगर सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है वो सिंह राशि को है ना, क्योंकि सिंह राशि के लिए अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, षष्ठेश और सप्तमेश होकर, तो सिंह राशि के लिए तो और भी ज़्यादा थोड़ा मुझे ये थोड़ा दिखता है, ये प्रॉब्लम में दिखती है बात जी। और इन्हीं राशियों में से ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो इस शनि के मान लो टाइम के अंदर जो कमबैक कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि सभी अगर देखें कौन कौन सी? देखिए, कुंभ राशि भी इस समय, क्योंकि वक्री होकर शनि जो है कुंभ राशि को भी गेंस देने वाला है, कुंभ राशि को गेंस देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तुला राशि को जरूर गेंस देगा, योग कारक होके जो रुका, माने जो पहले काम नहीं बन रहे थे वो वक्री होके शनि करेगा। मैं नहीं कह रही हूँ मीन राशि का शनि तुला के लिए अच्छा है, मगर वक्री होके तुला के लिए बेहतर रिजल्ट्स देगा, तो ये राशियां अच्छा परफॉर्म करेगी। और मेष राशि के लिए भी ये शनि अच्छे ही रिजल्ट देगा, वक्री शनि। तो मैम प्रॉब्लम तो आपने बता दी, लेकिन उपाय क्या होंगे इन सभी चीज़ों के? देखिए, हनुमान जी को ना शनि देव का आशीर्वाद है कि जो तुम्हारा नाम लेगा उसे मेरे कष्ट से बचाव मिलेगा, है ना। आप जानते हैं रामायण में भी हम पढ़ते हैं कि शनिदेव लटके हुए थे, रावण ने अपने सिंहासन के नीचे लटका दिया था, बांध दिया था, और हनुमान जी ने उन्हें छुड़ा दिया, और छुड़ाने के बाद शनिदेव ने आशीर्वाद दिया। अब इसलिए अगर आप मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा करते हैं 7-7 बार, आसनस्थ, आसन पर बैठकर, आसन एक वुलन ऊनी आसन पर बैठ के करना है जो लाल या पीले रंग का है, एक ऊनी आसन पर बैठ के पूर्वाभिमुख इस जाप को अगर आप करें, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, दिया जलाकर, सूखे चने का भोग या सूखे चने गुड़ का भोग नैवेद्य आप हनुमान जी के सामने रखकर ये करें, तो आप देखेंगे वैसे ही आपको कितनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। ये अगर आप अपने जीवन शैली में ढाल लें, ये 7 हनुमान चालीसा मंगलवार, 7 हनुमान चालीसा शनिवार, तो बहुत लाभप्रद है। देखिए, संकट मोचन है हनुमान, है ना, और शनि ग्रह जो है वो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो कई बार जब वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट्स पे आता है, 7.5 क्या है, सबसे तेज कौन सा प्लैनेट है, चंद्रमा, 2.25 दिन में एक राशि कवर हो जाती है, 2.5 साल में शनि एक राशि कवर करता है, तो सबसे धीमी गति का प्लैनेट, मंद गति का प्लैनेट जब सबसे तेज गति के प्लैनेट पर आता है तो 7.5 हो जाती है। क्यों? मन को बहुत तकलीफ होती है, मन उड़ना चाहता है मगर उसको बांध दिया जाता है, इसलिए कई बार आपको फिजिकली प्रॉब्लम होती है, मेंटली प्रॉब्लम होती है, आपके आसपास आपको ऐसा लगता है आप कटघरे में खड़े हो गए हैं, तो हनुमान जी की उपासना से उस कटघरे से बाहर आ जाएंगे। इसमें एक और ब्यूटीफुल, मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा कारागार उपाय ये है, चींटियों को खाना खिलाना। आप हर रोज 2 बताशे लीजिए और चींटियों को खिलाए, बड़े इंटेलिजेंट प्राणी है चींटी, उसको अच्छे से पता है कहाँ जाना है, कैसे करना है। लोग, मैं देखती हूँ कई बार छोटे छोटे बच्चे चींटियों को मार रहे होते हैं, नहीं करना चाहिए। चींटियाँ, इनकी अपनी एक चल रही है हिसाब, वो चींटी उनको अपना तंग नहीं करना चाहिए, उनको बताशे डालो, उनको खाने को दो, आप देखेंगे बहुत कारागर उपाय है। जो सूखा नारियल होता है उसके अंदर भी अगर आप खांड, बुरा खांड, आटा, थोड़ा सा घी मिला के उसमें डालें और थोड़ा सा एक चकोर एक बना दें कि चींटी उसमें से आ जा सके, उसको पेड़ के पास आप मिट्टी में गाड़ दें, तो आप देखेंगे आपने चींटी के लिए बुफे लंच डिनर कर दिया। वो आराम से खाएगी, उसको आपको दुआ देगी, उसकी छोटी सी चींटी के इंटेस्टाइन में आपके घर का खाना जाएगा और वो उसने आपको दुआ देनी है। शनि ग्रह शांत होंगे। पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए।
जो भैरव वाहन है इसकी सेवा कीजिए। घर के पास जो ये कुत्ते रह रहे हैं इनको खाना खिलाइए। ये आश्रित हैं, ये दरवेश हैं आपके घरों के, नेगेटिव एनर्जी आने नहीं देते। अगर आपने इनको भेज दिया तो नेगेटिव एनर्जी आके आपके घर में बैठ जाएगी। कुत्ता जिस घर के बाहर बैठा है ना, वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। और लोग इतना आप कह रहे हैं ये क्यों, उसको बाहर बिठाइए, वो गार्डियन है आपके घर का। हाँ, ऐसी सूक्ष्म चीजें देख सकता है वो जो आप नहीं देख सकते। क्या आ रहा है जा रहा है सब समझता है वहाँ बाहर बैठ के। उसको खाना डालिए। इससे बड़ी आपकी डिफेंस लाइन नहीं है अपने घर के बाहर के डॉगी को खाना खिलाने, इससे बड़ी डिफेंस लाइन नहीं है। मगर हम उसी डिफेंस लाइन को ख़त्म करने में लगे हुए हैं अब आजकल। तो ये करना पड़ेगा। और एक और जो स्तोत्र हम कर सकते हैं वो है, ब्रह्मांड पुराण में आता है, राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्रम। अचूक उपाय है शनि की परेशानियों के, ज़रूर करें। ठीक है। और क्या मैम कोई मनी अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई उपाय है? देखिए, वैसे तो भाग्यवश ही मिलती है, महालक्ष्मी की कृपा भाग्यवश होती है। आजकल आपको लोग बता रहे हैं बहुत सारे उपाय, मगर ये भी भाग्यवश ही होता है। अब अगर आपको महालक्ष्मी की कृपा चाहिए तो जल को कम वेस्ट करें और नियमित रूप से, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, इसको 40 दिन आप कनक धारा स्तोत्रम का जाप कीजिए। अगर आपको लगता है ये बहुत लंबा है, इतनी संस्कृत में नहीं पढ़ सकता, तो 40 दिन महालक्ष्मी अष्टकम का जाप कीजिए। इसका तरीका तो ये होगा कि इसे आप मंदिर में जाके वहीं बैठ के ये करें। महालक्ष्मी को दही का भोग दें। हर रोज नहीं दे सकते तो शुक्रवार के शुक्रवार महालक्ष्मी को दही का भोग दें, या महादेव का अभिषेक दही से करें। ठीक है। साथ में प्रदोष का व्रत रखें। ये 40 दिन में प्रदोष का व्रत रखें। महालक्ष्मी को दही का भोग दें, नहीं तो महादेव को दही से अभिषेक करें। अगर आप 40 दिन महादेव को दही से अभिषेक करें, ना कर पाए तो एटलीस्ट शुक्रवार के शुक्रवार तो दही से अभिषेक करें और महालक्ष्मी अष्टकम का 40 दिन जाप करें, अनुष्ठान की तरह हो जाएगा, तो आप पर महालक्ष्मी की कृपा होगी। और इस साल कोई ऐसा तीर्थ स्थल या कोई मंदिर है जहाँ पर जाने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाए? देखिए, ऐसी बातें जो होती है ना कि उस तीर्थ स्थल पे जाएंगे, अगर आप अपने घर बैठे अपनी सांसों को नियंत्रित कर लें और इन्हीं पे ईश्वर का नाम जप लेना, तो वो नहीं कह रहा कि आप इधर जाएं उधर जाएं। बाकी आपके अपने कुल देवता को मनाइए, अपने इष्ट को मनाइए। आप जहाँ से आते हैं उस गांव शहर में जो पुराने आपके देवी देवता हैं उनसे एक बार ज़रूर प्रणाम करके आइए। ये रिलीजियस टूरिज्म ना करिए, इससे कुछ नहीं मिलता। आजकल रिलीजियस टूरिज्म होने लगा। हाँ, बिल्कुल। जो आप जहाँ रहते हैं, जो आपके पुश्तैनी, आपके ईष्ट हैं, आपके कुल देव हैं, एक बार उनसे मिलकर ज़रूर आइए, वहाँ कुछ नैवेद्य अर्पण कीजिए। नहीं तो आप जहाँ रहते हैं, आपके घर के पास का जो मेन टेम्पल है वो भी आपके ग्राम देवता हो गए। जहाँ आप रह रहे हैं आप उसके आधिपत्य में हैं, वहाँ जाइए और वहाँ प्रणाम कीजिए। वहाँ कुछ नैवेद्य एक दिन बना लीजिए कि हमें यहाँ जाना है। हाँ, बिल्कुल। रिलीजियस टूरिज्म में मत लग जाइए, वहाँ जाएंगे ये होगा, यहाँ जाएंगे और वहाँ सेल्फी खींच के आ गए। वो तो यहाँ पे भी हो सकता है। हाँ, है ना। बाकी जितना आपका जैसे बनता है, नियमित रूप से आप तीर्थ स्थान में जा सकते हैं। तीर्थ स्थान में जाने की मनाही नहीं है, लाभ ही है। मगर मैंने एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू बताया यहाँ। सो ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा पॉडकास्ट हुआ है आज का जी। बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन दी और राशियों की भी जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए और इसे सुनने के लिए। और मैम को आप फॉलो कर सकते हैं, मैम बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन करती हैं और आप इनसे कुंडली अपनी प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जितने भी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।